ऐसा क्यों होता है, ये क्या है और ये कैसे होता है? ये सवाल सुनने में कितने छोटे लगते हैं, है ना? पर इन्हीं छोटे छोटे सवालों ने दुनिया में बड़ी बड़ी खोजों को जन्म दिया है। आज हम ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानेंगे। देखिए, जानने की जो हमारी चाहत होती है ना, वही तो सारी खोजों की जड़ है। हो सकता है कुछ सवालों के जवाब हमें तुरंत ना मिलें, लेकिन जब तक सवाल जिंदा है, तब तक जवाब की खोज भी जारी रहती है। तो आज हम ऐसे ही कुछ मजेदार सवालों के जवाबों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो मुझे यकीन है कि हम सब ने कभी ना कभी, खासकर बचपन में जरूर पूछा होगा। और ये सवाल हमें सीधे विज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू की तरफ ले जाता है। तो सवाल ये है, आसमान नीला क्यों दिखता है? सूरज की रोशनी तो सफेद होती है और हम जानते हैं कि उस सफेद रोशनी में इंद्रधनुष के सारे रंग होते हैं। तो फिर दिन में आसमान की तरफ देखने पर सिर्फ नीला रंग ही क्यों नजर आता है? इसका जवाब सूरज की रोशनी और हमारे वायुमंडल के बीच होने वाली एक अनोखी मुलाकात में छुपा है। अच्छा, इसका एक साइंटिफिक कारण है जिसे कहते हैं रेले स्कैटरिंग। होता क्या है कि जब सूरज की रोशनी हमारे एटमॉस्फेयर में आती है, तो वो हवा के बहुत छोटे छोटे कणों से टकराती है और बिखर जाती है। और पता है, नीला रंग सबसे ज्यादा बिखरता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य छोटी होती है। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? सोचिए, सबसे पहले सूरज की सफेद रोशनी हमारे वायुमंडल में एंटर करती है। फिर ये रोशनी हवा में मौजूद गैस के छोटे छोटे कणों से टकराती है। और अब आता है असली खेल। जो नीले रंग की रोशनी है, जिसकी वेवलेंथ छोटी होती है, वो इन कणों से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है, जबकि बाकी रंग ज्यादातर सीधे निकल जाते हैं। और बस यही जो बिखरा हुआ नीला रंग है, वो हमें पूरे आसमान में दिखाई देता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि नीले रंग की जो वेवलेंथ है, वो छोटी छोटी लहरों जैसी है, तो वो हवा के कणों से टकराकर आसानी से बिखर जाती है। वहीं दूसरी तरफ लाल रंग की वेवलेंथ लंबी होती है, तो वो ज्यादातर कणों के ऊपर से या बगल से बिना टकराए सीधे निकल जाती है। इसीलिए दिन के समय हमें आसमान नीला दिखता है। अच्छा, तो फिर एक और सवाल उठता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान लाल क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त सूरज आसमान में काफी नीचे होता है, तो उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर से होकर गुजरना पड़ता है। अब इस लंबे सफर में जो नीला रंग है, वो तो रास्ते में ही पूरी तरह बिखर जाता है और हम तक पहुंच पाते हैं सिर्फ लंबी वेवलेंथ वाले रंग, यानी लाल, नारंगी और पीला। चलिए, अब आसमान से उतरते हैं और चलते हैं बर्फीले समंदर की गहराइयों में। अंटार्कटिका में ना एक बहुत ही छोटा सा जीव है, पर वो वहाँ के पूरे इकोसिस्टम की जान है। इसे कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं। मतलब अगर ये जीव गायब हो गया, तो समझिए पूरा समुद्री जीवन ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। और चिंता की बात यह है कि अब ये खुद खतरे में है। ये जीव है क्रिल। झींगे जैसा दिखता है, सिर्फ 2.5 इंच का और वजन 1 ग्राम से भी कम। पर ये छोटा सा जीव व्हेल, सील और ना जाने कितने समुद्री पक्षियों का मेन खाना है। यही नहीं, ये हर साल लाखों टन कार्बन भी सोखता है, जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में हमारी मदद करता है। मतलब ये समुद्र के कार्बन सिंक का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, जो धरती का तापमान कंट्रोल करने में मदद करता है। लेकिन इस ग्रिल पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और वो है ओवरफिशिंग। मतलब इसका बहुत ज्यादा शिकार हो रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कुल पकड़े गए क्रिल का 60% हिस्सा सिर्फ एक कंपनी का है, नॉर्वे की एकर बायोमरीन। आप सोच सकते हैं कि इससे उस पूरे इकोसिस्टम पर कितना जबरदस्त दबाव पड़ रहा होगा। साइंटिस्ट तो सीधी सीधी चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर क्रिल की आबादी कम हुई, तो बहुत से समुद्री जीवों का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि हमें तुरंत मतलब फौरन कड़े सुरक्षा उपाय लागू करने होंगे, ताकि इस नाजुक बैलेंस को टूटने से बचाया जा सके। अच्छा, अब चलते हैं एक ऐसी कहानी की तरफ जो जितनी अजीब है, उतनी ही चौंकाने वाली भी। ये कहानी है हजारों चींटियों की तस्करी की, और इसके पीछे छिपा है एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मार्केट। जरा सोचिए, केनिया की राजधानी नैरोबी का एयरपोर्ट। अधिकारियों ने जब एक पैसेंजर का बैग खोला, तो वो भी हैरान रह गए। उस बैग के अंदर छोटे छोटे कैप्सूलों में 2200 से भी ज्यादा जिंदा चींटियां थीं, और इन्हें चीन ले जाया जा रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा ये सुनिए, जिस लोकल आदमी ने इन चींटियों को पकड़कर उस तस्कर को बेचा, उसे एक चींटी के बदले मिले सिर्फ 100 केन्याई शिलिंग, यानी करीब करीब 65 रुपए।
ये दिखाता है कि उस इलाके में कैसी आर्थिक मजबूरी है, जहां लोग इतने छोटे से मुनाफे के लिए इतना बड़ा जोखिम उठा लेते हैं। और अब देखिए सिक्के का दूसरा पहलू। विदेशों में, खास तौर पर चीन में, इसी एक चींटी की कीमत $100 तक हो सकती है, मतलब करीब 9,000 रुपए। कहाँ 65 रुपए और कहाँ सीधे 9,000 रुपए। यही वो जबरदस्त मुनाफा है जो इस अवैध धंधे को चला रहा है। तो सवाल ये है कि भाई इन चींटियों की इतनी डिमांड है क्यों? तो अधिकारियों के मुताबिक ये जो मेसरसिफालोट्स चींटियां हैं, इनका इस्तेमाल चीन में कुछ सेक्सुअल एनहांसमेंट वाली दवाओं में होता है। इसके अलावा कुछ शौकीन लोग इन्हें एक एग्जॉटिक पेट, मतलब एक अनोखे पालतू जानवर के तौर पर भी रखते हैं। चलिए अब इन सब गंभीर कहानियों से आगे बढ़ते हैं और एक उम्मीद भरी खबर की तरफ चलते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब हम कोशिश करते हैं तो संरक्षण के प्रयास वाकई कामयाब हो सकते हैं। फ्रांस के एक चिड़ियाघर में 11 मार्च को एक बहुत ही खास मेहमान आया। ये एक नन्हा सा चाइनीज गोल्डन मंकी है। ये एक बेहद दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति है और इस चिड़ियाघर में पैदा होने वाला ये अपनी तरह का पहला गोल्डन मंकी है। ये संरक्षण की दुनिया में वाकई एक बहुत बड़ी खबर है। और खास बात यह है कि इसके माता पिता को बस 1 साल पहले ही एक कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत चीन से यहाँ लाया गया था। चिड़ियाघर के अधिकारियों के लिए ये जन्म सिर्फ इस प्रजाति को बचाने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी नहीं है, बल्कि ये फ्रांस और चीन के बीच मजबूत वैज्ञानिक रिश्तों का भी एक प्रतीक है। तो देखा, नीले आसमान के राज से लेकर एक छोटे से क्रिल की अहमियत तक, और चींटियों की तस्करी से लेकर एक कीमती बंदर के जन्म तक, ये सारी कहानियां शुरू तो छोटे छोटे सवालों से ही हुई। तो अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसे और कौन से सवाल हैं जो हमारी इस दुनिया की बड़ी और अनकही कहानियों को हमारे सामने ला सकते हैं।